हमसफर बैच की बदौलत आज मैं पटना से टीचर को अपने घर पे बुला पाई। जो चीज मैंने सपने में देखा था वो हकीकत हो रहा है। भैंस गोरू चरावे वाला खेती बाड़ी करे वाला के लगे एगो लड़की मीडिया के बोला दलस कम बात बा। पहले से ही वो अपना टाइम दे दी थी हम लोगों को, उसको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं, वो अपना उसका खुद का मेहनत है सर। सारे लोग हमको जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग करे आपकी पोती तो एक नंबर स्थान जिले में आया है। किसी भी स्टूडेंट को असली स्टूडेंट बनने के पीछे टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और एजुकेशन बाबा की जो टीम थी, स्पेशली मैं हमसफर बैच से जुड़ी हुई थी। पूरे साल मैंने हमसफर बैच में पढ़ा है। उसमें अगर आप जाते हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जब गाइडेंस मिलता है बच्चे को तो उसको रास्ता पता चल जाता है कि कैसे कहाँ जाना है। सर ये चीज मैंने देखा है, जब बच्चे आर्ट्स लेते हैं ना तो वो किताब बाद में छुएंगे, पहले सोसाइटी के तानों से गुजरेंगे। ऐसे पूछते थे कि कौन सा स्ट्रीम है, तो जब मैं बोलती थी आर्ट्स लिए हो, आर्ट्स में क्या रखा है। ये चीज इतना चुभता था अंदर, इतना चुभता था कि आप एक स्ट्रीम के बेस पे हमें जज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगी बिहार के सभी टीचर से, सभी पेरेंट्स से, इनफैक्ट अगर इंडिया में भी कोई मुझसे सुन रहा है, आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ किसी बच्चे को स्ट्रीम की वजह से जज ना करें। नमस्कार, हम आ चुके हैं सिवान के जमालपुर में और यहाँ से निकल के आए हैं प्रिया कुमारी, जो आर्ट्स स्ट्रीम में पूरे सिवान से पहली स्थान प्राप्त किए हैं। तो प्रिया, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे उस योग्य समझा और आप हमारे यहाँ प्रस्थान किए हैं। सर अच्छा तो लग ही रहा है क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी और आप लोगों का आशीर्वाद था, तो ये रैंक पाकर अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले कैसे, कब पता चला कि आपका रैंक है? मीडिया के थ्रू पता चला। मतलब आप खुद अपना मार्क्स नहीं देखे थे? मार्क्स था कि 466 है, लेकिन फैमिली में ये था कि टॉप 10 में टॉप 5 का लिस्ट दिखा रहा था पूरे बिहार में, टॉप 10 का नहीं दिखा रहा था। तो उसमें भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। फिर सोचा जाता कि सिवान का निकले तो मीडिया वाले आए तो वो बताएं कि आपका पहला रैंक है पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, मतलब आपका रिजल्ट आ गया और आप वेट कर रही थी कि हम टॉपर लिस्ट में देखें कि मेरा कितना स्थान है। हाँ। आपको वो नहीं पता चल रहा था, पहले मीडिया वाले आके ही आपको बताए कि आपका रैंक है। जी, वही लिस्ट दिखाए कि आपका पहला रैंक है पूरे जिले में, मतलब पूरे सिवान। कैसा लग रहा था उस समय? उस समय तो नर्वस हो गई थी कि जो चीज मैंने सपने में देखा था वो हकीकत हो रहा है। अच्छा, आप क्या सोचे थे? मतलब स्टेट में रैंक सोचे थे या अभी इससे संतुष्ट हैं? सर ऑब्वियसली कोई भी इंसान हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, रखना चाहिए। तो स्टेट फर्स्ट मतलब पूरे बिहार में पहला स्थान तो मैंने सोचा था। फिर स्टार्टिंग में मतलब 10th में जितनी स्ट्रगल की थी, जितना पढ़ा था ना, 12th में जब आई तो उसमें लगा कि एक्सपेक्टेशन 0 रखो, आप अपना 100 दो, जो होगा वो देखा जाएगा। कौन से कॉलेज से थे आप? अंदर हाई स्कूल। अंदर हाई स्कूल। और ऑनलाइन क्लास पे कैसे भरोसा हुआ? हाँ, पहले तो ऑनलाइन क्लास पे एकदम भरोसा नहीं था क्योंकि ये पहले से माहौल बनाया गया है कि ऑनलाइन केवल डिस्ट्रैक्शन होती है, आप पढ़ते नहीं, रील्स देखते हैं। लेकिन जब मतलब आसपास में भी देखना स्टार्ट किया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग आर्ट्स को बस एक तरीके से रखते थे कि बस लिखो, तुमको लिखना है, बुक का वो छपा देंगे पूरा। लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं पढ़ना था, मुझे पढ़ना था कि आप एक टॉपिक बता रहे हो तो उससे रिलेटेड सारी चीजें बताइए आप। तो मैं आसपास किसी भी मतलब कोचिंग में ऑफलाइन नहीं संतुष्ट हुई, तो फिर मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब रिसर्च किया तो 2-3 महीने के छानबीन के बाद एजुकेशन बाबा पे पहुंची और लगातार 1 सप्ताह तक पढ़ा, मतलब यूट्यूब का, तब सेटिस्फाइड हुई कि हाँ ये बेस्ट है, यहाँ मैं जा सकती हूँ। और यूट्यूब से सेटिस्फाइड होके आप तब ऐप पे गई? हाँ, ऐप पे फिर कोर्स लिया था 1 जनवरी 2024 को मैंने कोर्स लिया था। अच्छा, आपको डेट याद है? डेट याद है। कौन सा बैच आपका था? हमसफर बैच 2024-5। हमसफर बैच में आपका कौन सा पेपर था, कौन सा सब्जेक्ट उसमें था? मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश। चलिए, आपका यही 5 आपका पेपर था। उसमें तो हालांकि ज्यादा पेपर्स उसमें नजर आ रहे होंगे क्योंकि बैच के अंदर और सारे पेपर्स रहते हैं। आपका उसमें से ये 5 पेपर था। जी, उसमें मेरा 5 पेपर था। तो कैसा रहा हमसफर बैच का पूरा सफर? बहुत सुहावना रहा। जब एट द एंड हमारी फेयरवेल भी हो रही थी, सर सब्जेक्टिव करा के बोल रहे थे कि हम आएंगे सप्ताह में, संडे को आप लोग का लेंगे। तो उस टाइम थोड़ा इमोशनल है क्योंकि इंसान जुड़ जाता है, कहीं भी अटैच हो जाता है।
तो जब ये क्लासेस नहीं होती थी बहुत खालीपन लगता था कि क्या करें, क्योंकि 4 से 6 बजे भी होती थी क्लासेस लगातार 2 घंटे की। तो उस टाइम याद आता था कि ऑनलाइन होके मैं जुड़ गई हूँ इतना, सर लोग की याद आती थी और लगता था कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर हम लोग चैट में दें, तो याद तो बहुत आती थी। तो बाकी जहाँ तक सर का एक तो मतलब एक लाइन भी है कि हम सफर में हम अब अलग हो रहे हैं, सफर अब से आपका चालू रहेगा। सर बताए थे क्लास में? क्लास में बोल एट द एंड जो क्लास हुआ था उसमें बोले थे, हम लोग इमोशनल हो गए थे। अब ये था कि रिकॉर्डेड मतलब उस दिन मैं रिकॉर्डेड नहीं की थी, नकली था कि इस दिन फेयरवेल हो रहा है। अब लग के शौक लगा कि फेयरवेल है आज। फिर सर जब ये लाइन बोले थे तो था कि पटना पहुंचते हैं तो मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस पहले से था, हम सफर बैच के स्टूडेंट है तो कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। आपको पटना बोर्ड सेंटर पे भी तो हालांकि कुछ कुछ स्टूडेंट आपने नजर आए होंगे। पटना मतलब जैसे सर चेहरे से हम किसी को नहीं देखे, हाँ। बस नाम सुने। तो वहाँ पे अब आप बोले थे कि राजनंदिनी है एक, अब हम उनमें ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है, क्योंकि हम एक कशिश राजपूत भी थे। तो क्योंकि उनको इंग्लिश क्लासेस से हम जानते थे, तो उनका इंटरव्यू यहाँ देखे तब पता चला वही थी वो। ऐसे चेहरे तो हम नहीं देखे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही थे। जैसे इंटरव्यू चल रहा था, आप जिस तरीके से हिस्ट्री का जवाब दिए थे, हम उसके अकॉर्डिंग हम समझ गए कि आप हम सफर बैच के हैं। तो हम सर से पूछे भी, हम तब तक में आप बता भी दिए थे कि हम सफर बैच के हैं। जैसे कि प्रिया सर ने बहुत सारे सवाल किए, हम ये जानना चाहते हैं कि हम सफर बैच में जब आप पढ़ रही थी, ठीक है, तो तैयारी के दौरान जब तैयारी कर रही थी, आप कह रही हैं कि सर आप 2 घंटे की क्लास लेते थे तो हम रिकॉर्डेड देखती थी, तो उस समय आपको लगता था रिकॉर्डेड करते समय ऐसा लगता था कि किसी भी तरीके की कोई ये पूछ लेते शायद सर से? नहीं, ऐसा मतलब 1-2 बार हुआ है जिसको मैं लाइव करके या फिर इंस्टा पे आपको टेक्स्ट करके पूछ लिया करती थी। नहीं तो ऐसे जो चीज मैं पूछना चाहती थी वो आप कुछ देर बाद उसको एक्सप्लेन कर देते थे। जैसे कि आपने बताया कि अंदर जो प्रश्न पूछे, क्या पूछे गए थे आपसे प्रश्न? अंदर पूछे गए थे कि मतलब आप बताइए, पहला क्वेश्चन किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो आप बताते थे आर्यों का आक्रमण, ये नहीं होगा। आप कालखंड में बताए थे कि भले ही इतिहासकार मानते लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो मैंने इस चीज को भी उनको एक्सप्लेन किया था। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड बताइए, तो आप तो 3-4 जैसे कि था कि आपने बताया था एनसीईआरटी के तहत बताया था, ये कार्बनिक पत्ती के तहत, कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत। तो मैंने इस चीज को भी उनको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, तो वो लोग क्या बोले? वो हिस्ट्री वाले टीचर बोल रहे हैं कि मतलब पहले जब मैंने उनको बोला था कि सर आप किस तरीके से मुझसे जानना चाहते हैं, तो बोले कि कितने तरीके से आप जानती हैं। तो मैंने बोला कि सर बिहार की टेक्स्ट बुक है जिसमें कार्बन डेटिंग पढ़ती है, उसके तहत भी अलग बताया गया, एनसीईआरटी के तहत अलग डेट है, अलग डेट है। तो सर हंस रहे थे, बोल रहे हैं कि ठीक है पहले आप एनसीईआरटी का बताइए। अच्छा। तो मैंने 2600 से बताया था 1900। फिर अब वो बोले कि जब इतना आप जानती हैं तो आप बताइए कार्बन डेटिंग पढ़ती। इसको भी मैंने बताया था 2350 से 1750 तक। तो हंस रहे थे, बोल रहे हैं कि गुड। देखिए यही बात है, जब क्लास में हम क्लास ले रहे होते तो बच्चों को कहते सिर्फ ये नहीं करना, आपको वो भी प्रिपेयर होके जाना है कि टॉपर से क्या पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ दे, हो सकता है आपसे ये पूछ दे। वो काम आया आपको? बहुत काम आया। उस जब मैं जवाब उनको दे रही थी, क्योंकि खैर रिवीजन किए हुए भी दिन हो रहे थे, 1 महीने अगले एग्जाम का प्रिपरेशन था कि आगे यूनिवर्सिटी की जाए। बट ये चीज दिमाग में था क्योंकि आप हमेशा रिवीजन कराते थे तो पूरा दिमाग में बैठ गया था। हम ये भी बताए थे कि आज से 10 साल बाद भी आप किसी को पढ़ा सकती हैं, इस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि क्या होता है पढ़ाई के दौरान नोट्स, शॉर्ट नोट्स और जो हम हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराते, उसकी क्या भूमिका थी आपके इस यहाँ तक पहुंचने में? आप टॉप की हैं तो आप बताएंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपके जूनियर्स को। सर देखिए, मैं जूनियर को यही बोलना चाहूंगी कि सर अगर एक क्लास आपका ले रहे हैं, पहले चैप्टर का क्लास लिए, आप वो क्लास देखिए। सर जो छोटा छोटा नोट्स बना के देते थे, जैसे अकबर वाला हम लोग चैप्टर पढ़े तो उन्होंने अबुल फजल का भी नोट्स बनाया था, मतलब उसमें तीर दे दे के उनका नाम और उनसे रिलेटेड सारी चीजें थी। तो आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी। आप छोटा नोट्स बनाइएगा तो हम जब रिविजन करते दिसंबर जनवरी के महीने में, क्योंकि अक्टूबर तक आप लोग सिलेबस खत्म कर देते हैं, तो 2 महीने जब हम रिविजन करते तो हम उतना लेंदी नहीं पढ़ पाते हैं। हमें चाहिए कि छोटा हो और बहुत बेनिफिशियल हो हमारे लिए। तो वो आप लोग जब भी सर का वीडियो देख रहे हैं, सर जो छोटा छोटा बना रहे हैं नोट्स, उसको भी बनाइए। और सर एक बार चैप्टर कंप्लीट करें तो फिर से पढ़िए उस चैप्टर को, और जो नई चीजें उसमें मिल रही है आप खुद से भी ऐड कीजिए उसको। कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरा हिस्ट्री में 97 था, 97 था, ज्योग्राफी में 94 था, 94 था, पॉलिटी में 94 था, 94, इंग्लिश में 93 था, 93 और हिंदी में 88 था। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छा रहा।
आप कहाँ चूक गई? आपको लगता होगा कि काश इस जगह पे और मेहनत कर लिए होते, तो मैं स्टेट लिस्ट में आ जाती। सर एक्सपेक्टेशंस तो ज्योग्राफी में ज्यादा थी, ज़्यादा थे। क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने मतलब शॉर्ट में 5 मैप बना के दर्शाया था, मतलब नाम के सहित अलग में कोस्ट में उनका मैप बनाया था। फिर आप लोग अच्छा, बताते थे कि हाँ, एक्स्ट्रा चीजें उसमें आप ऐड कीजिए। हाँ। और लॉन्ग में मैंने उसमें आया था क्वेश्चन कि गेहूं के उत्पादन और विकास और जहां जहां वो है उसका हाँ। विकास कहाँ कहाँ हुआ वो लिखिए स्टेट का नाम। तो मैं पूरे 3 पेज में लिख के फिर चौथे पेज में बड़ा मैप बना के दर्शाई थी, अच्छा 5 मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अच्छा, ये इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको जब सब्जेक्टिव बता रहे थे, सब्जेक्टिव को कैसे लिखना है, तो उसमें 1-2 चीज़ें बताते थे ना, जब बच्चे कहते सर कितना पेज लिखें, तो वहाँ पे हम क्या बताते थे? आप बोलते थे कि पेज आप जब भी लॉन्ग लिखिएगा हाँ, तो हाँ। लॉन्ग लिखने का कम से कम पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा, इफेक्टिवली उसमें टॉपिक बनाइएगा। बिल्कुल। पेज भरने से मतलब नहीं, टॉपिक रखिएगा तो जो चेक करने वाला होगा उसको पहले ही दिख जाएगा कि पढ़ने वाला बच्चा है। एक क्वेश्चन कोई ऐसा जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखे हैं, उसको बताइए किस तरीके से आप लिखे, क्योंकि क्या होता है ना, एमसीक्यू हर कोई बनाता है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन हर कोई बना, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या इफेक्टिव आप डाले, 97 मार्क्स मायने रखता है। तो एक क्वेश्चन कोई ऐसा बताइए जो आपको याद हो। हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो उसमें मैंने पहले लिखा था 1857 की क्रांति, उसको हेडलाइन बनाया, फिर उसके बारे में व्याख्या किया कि क्या था, कैसे था, कब हुआ था। उसको 3-4 लाइन में व्याख्या करके उसको खत्म किया। फिर पैराग्राफ चेंज किया था, तो फिर लिखा था कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, राजनीतिक कारण। उसके अंतर्गत सहायक संधि आ गया, ये डलहौजी का जो सिद्धांत था उसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट करके, और उसमें जो भी एक लाइन में हो सकता था उसका डेफिनेशन किया था। और उसमें आगे आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा था वो था जो मतलब हाल फिलहाल का था, कारतूस वाला, जो वो लोग नए बनाए थे, वो दांत से निकालने का जो था, तो वो लास्ट में लिखा था। तो कम से कम टॉपिक वाइज, मतलब ब्लैक पेन का उसमें अगर टॉपिक बना रहे तो उसमें भी छोटा छोटा क्या टॉपिक बन सकता है, तो उसको लिखा था। और ये भी था, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था, तो विस्तार का आपने बताया था कि आप मैप के थ्रू भी बता सकती हैं, तो या फिर आप सिंपल नॉर्थ ईस्ट करके बना सकती हैं कि उसका क्या क्या विस्तार है, तो वैसे भी विस्तार किया था। अच्छा, जैसे कि ऑफलाइन वन लाइन को लेकर के, ठीक है, जैसे कि वन लाइन में क्या सारी सुविधाएं जो ऑफलाइन में नहीं मिल सकती है बच्चों को? आप वन लाइन की हैं, आप अपनी मतलब जर्नी को बताइए कि आपकी जो यात्रा रही है उसमें वन लाइन का क्या योगदान रहा है? सर ऑनलाइन का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेसिक चीज है कि हम सफर बैच की बदौलत आज मैं पटना से टीचर को अपने घर पे बुला पाई हूँ। चलिए। तो इतना उस बैच में बस ये है कि आपको मटेरियल भी उस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपकी नॉलेज बढ़े, और नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आप टॉप करें, क्योंकि आप कोई भी आपका मार्क्स देखेगा, आप ये नहीं देखेगा कितना नॉलेज आप रखी है, लास्ट में वही देखते हैं कि अगर मार्क्स कम आ गए तो कहते हैं लोग क्या पढ़ती होगी, इतना साल से तो पढ़ ही रही थी। तो वो नॉलेज देखने घर पे कोई नहीं आता है, स्ट्रगल कोई नहीं देखता है, कितना ज्ञान है, देखते हैं मार्क्स। तो आप लोग नॉलेज इंक्रीज करने के साथ साथ बच्चों को टॉप तक ले जाने का काम करते हैं, और हम सफर बैच वो काम किया है जिसका फल मैं यहाँ बैठी हूँ इस प्राइज के साथ आप लोगों के बीच में। अच्छा, तो क्या आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, जो दूर दराज के हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम भी प्रिया दीदी की तरह टॉप करें, मेरा भी डिस्ट्रिक्ट रैंक आए, स्टेट रैंक आए, स्कूल में टॉप करें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी स्टूडेंट को असली स्टूडेंट बनने के पीछे टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और एजुकेशन बाबा की जो टीम थी, स्पेशली मैं हमसफर बैच से जुड़ी हुई थी, पूरे साल मैंने हमसफर बैच में पढ़ा है, तो उसमें अगर आप जाते हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और जब गाइडेंस मिलता है बच्चे को तो उसको रास्ता पता चल जाता है कि कैसे कहाँ जाना है। तो आप हमसफर बैच से जुड़िए, पढ़िए, टीचर पढ़ा रहे हैं जो उनकी बातों को फॉलो कीजिए, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं बीच में चैट करना स्टार्ट कर दिए, गलत चैट का, क्योंकि आप बड़ा स्क्रीन करके पढ़िए, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, आपको खुद को बचाना है उसमें, तो ये करके बैच से जुड़िए। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि जब बैच से जुड़ने के साथ साथ आपको भी कुछ एडिशनली चीजें करनी है, जैसे सर हैंड राइटिंग पे काम करने के लिए, लिखने के तरीके पे काम करने के लिए बोलते हैं, तो आप घर पे टाइमर सेट कीजिए एग्जाम की 1-2 दिन महीने पहले
ये टाइमर सेट कीजिए कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है तो 2 घंटे 30 मिनट में मुझे अपना सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने एक बार और बोला है पटना में जब सर इंटरव्यू ले रहे थे तो कि आपको कम टाइम दिया जाएगा और लिखना ज्यादा रहेगा, और आर्ट्स में आपकी लिखावट पे नंबर मिलता है। आप जिस तरीके से लिखेंगे टीचर आपको जज कर लेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ने में है। तो आपको एडिशनली ये चीज ऐड करनी है कि बैच से जुड़िए, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और एडिशनली सर जो आपको कहते हैं करने के लिए उस चीज को करिए, अमल कीजिए, बाकी आप बन सकते हैं टॉपर, बिल्कुल बन अच्छा, सकते हैं। कितने घंटे आप पढ़ती थी? ये सवाल तो हर कोई पूछता है ना कि आखिर टॉपर हैं तो कितने घंटे पढ़ती होंगी? सर घंटे तो मैंने कभी काउंट नहीं किया है। बिल्कुल, हाँ। मेरा टारगेट रहता था कि सुबह अगर 3 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि 3 बजे मैं मोस्टली उठती थी आपकी क्लास के लिए, रिकॉर्डेड, हाँ, कि मेरे क्लास रिकॉर्डेड के लिए, करना है हाँ। कि डाटा नहीं तो खत्म हो जाएगा, शाम को कैसे क्लास करूंगी। अच्छा, तो 3 बजे उठ के करती थी, और ये रहता था कि क्लास जब खत्म हो रहा है तो 9 बजे तक मैं प्रॉपर फ्री रहती थी। तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसका रिवीजन खत्म कर देना है। जितना पढ़ाई हो गया है, जितना चैप्टर, उसका रिवीजन कर लेना है। और जब बचता था 11 से 2 बजे के बीच में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और बुक का रिवीजन करती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि शाम को क्लासेस रहती थी, क्लासेस खत्म होता था तो फिर उसका रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, ऐसे रहते थे। अच्छा, नोट्स सारे बनाए हैं प्रॉपर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इंग्लिश, हिंदी का तो सर जैसे आप रिवीजन कराते थे तो मैंने राइटर्स का अलग ही नोट्स बनाया था। अच्छा। हाँ, ट्रिक के साथ कि जो बालकृष्ण भट्ट थे उनकी रचना जो है उसे ट्रिक के साथ याद करो। अच्छा, क्लास की कुछ बातें आपको याद है? हाँ, कुछ पूछूं क्या? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, मुगल का क्रम बता दीजिए, तो कम से कम 5 शासक का नाम बताइए तो यार। सर मुगल में आते थे बाबर के बाद आए हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। बस। देखिए, ये होती है पढ़ाई। कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चों को अभी तक याद है। जो मैं क्लास में चीजों को करवाता हूँ वो अभी तक याद है, शायद ये आगे बहुत दिनों तक याद रहेगा। यही कॉन्सेप्ट की कमाल होती है। जी ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि होता है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अप्रोच की, मतलब हिस्ट्री को कैसे रेडी करनी होता है ना, बच्चों पे दबाव होता है 5-5 सब्जेक्ट का, उसको कैसे मैनेज करती थी आप? सर ऑब्वियसली ऑनलाइन आप लोग जब पढ़ा देते थे तो आप लोग तो ये गाइडेंस करते थे कैसे पढ़ना है, लेकिन जब उसको मैनेज कैसे करना वो बच्चों पे डिपेंड करता था कि किस सब्जेक्ट को कितना लेकर जाएं। हम लोग तो भैया हर बच्चों को बताते कैसे कीजिए, जब आप बोलेंगी ना तो वो ज्यादा ये रहेगा कि आप बताइए कैसे करती थी। मेरा बेसिक रूटीन ये था कि हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिल, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो सर जब एंशिएंट का कंप्लीट करा दिए, मॉडर्न मिडिल में गए थे, तो एंशिएंट का ये टारगेट था कि सुबह में जैसे क्लास खत्म हो रहा है एंशिएंट का रिवीजन करके फिर उस चैप्टर में जाना है। बिल्कुल, इसको छोड़ना नहीं है। और जब पूरा आप खत्म करा दिए थे पूरा हिस्ट्री, तो मेरा टारगेट था कि भले ही 2 घंटे ही जाए, लेकिन पूरा हिस्ट्री का हर एक चैप्टर रिवीजन करना है। बीच में मैंने टारगेट बनाया था कि 1 सप्ताह में हिस्ट्री को पूरा 2 बार खत्म कर देना रिवीजन करके। बिल्कुल। और पॉलिटी में भी 2 भाग था, एक वर्ल्ड पॉलिटी था, एक इंडियन पॉलिटी था। और उसमें भी इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन था, लास्ट तक सर लेकर गए थे तो उसका रिवीजन था। तो पॉलिटी में भी था कि जब हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट लगता है, उसमें डेट ज्यादा रहते हैं, तो उसको लगता था कि सुबह उठ के उस टाइम फ्रेश माइंड रहेगा तो चीजें जल्दी आ जाएंगी। बिल्कुल। तो हिस्ट्री जब खत्म होता था तो आधे घंटे का ब्रेक लेती थी, उसमें खाना खा के जो भी करना नाश्ता वगैरह करके फिर बैठती थी पॉलिटी के लिए। पॉलिटी का रिवीजन करती थी कि 3 दिन, जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 3 दिन वर्ल्ड पॉलिटी, 3 दिन इंडियन पॉलिटी और संडे का पूरा रिवीजन। अच्छा, ऐसे पढ़ती थी। अब जैसे कि आप आर्ट्स चूज किए, आसपास का क्या मतलब ये था कि आर्ट्स चूज किए होंगे, इसके लेके भी बहुत सारे सवाल उठे होंगे कि या तो आप पढ़ने में तेज नहीं होंगे या फिर ऐसा कुछ हुआ है? सर इस क्वेश्चन, आप जो ये क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप ये क्वेश्चन उठाएं। जब मैं आपका क्लास हिंदी का करती थी सुबह में 8 बजे, और तो उस टाइम एक चीज मतलब याद आया था, ध्यान में था कि जब सर आएंगे लो मेरे घर तो मैं ये चीज आप लोग के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज बोलूंगी और ये रिक्वेस्ट करूंगी बिहार के सभी टीचर से, सभी पेरेंट्स से, इनफैक्ट अगर इंडिया में भी कोई मुझसे सुन रहा है कि आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ किसी बच्चे को स्ट्रीम की वजह से जज ना करें। आपको नहीं पता है कि आप जो बातें बोलते हैं वो बच्चा किस तरीके से लेता है और किस तरीके से, मतलब किस परिस्थितियों से गुजरता है। सर ये चीज मैंने देखा है, जब बच्चे आर्ट्स लेते हैं ना तो वो किताब बाद में छुएंगे,
पहले सोसाइटी के तानों से गुजरेंगे। और सर मतलब सोसाइटी ही नहीं, टीचर भी आपको ये बोलेंगे कि आर्ट्स क्यों ली। सर इससे ना बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत बिगड़ती है, क्योंकि मैं उस चीज को फील की हूँ। मैं जब 10th में मेरा 88% आया था, जब मैंने आर्ट्स लिया तो ऑब्वियसली ऑफलाइन से मैं दूर हो गई, तो सारे फ्रेंड्स भी दूर हो गए मेरे। घर पे रहना वो फेज डिफिकल्ट था मेरे लिए कि मैं घर पे रह रही हूँ, फ्रेंड से नहीं मिलना नहीं होता था किसी से भी। ये चीज सोसाइटी में देखने को लोग ऐसे पूछते थे कि कौन सा स्ट्रीम है, तो जब मैं बोलती थी आर्ट्स लिए हो, आर्ट्स में क्या रखा है, ये चीज इतना चुभता था अंदर, इतना चुभता था कि आप एक स्ट्रीम के बेस पे हमें जज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी मोटिवेशन बना था कि आप लोग आइएगा, मैं ये चीज बोलूंगी टीचर को, प्लीज जज नहीं कीजिए, बच्चे बहुत मतलब डिफिकल्ट फेज से गुजरते हैं। इसीलिए हम लोग पूरे बिहार में हम लोग जब भी स्टार्ट किए साइंस कॉमर्स आर्ट्स सेम तरीके से स्टार्ट किए, सेम, कोई भी अंतर नहीं है। हम लोग के प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे एक दो सवाल और है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे शहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी चूज करते हैं कि लाइब्रेरी में हम जाके पढ़ाई करेंगे, घर पे माहौल नहीं हो पाता है, घर पे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या लगता है इस पे? सर ये बच्चे की परिस्थिति के अकॉर्डिंग बोलूंगी, और ये भी बोलूंगी कि बच्चा जिस चीज में सेटिस्फाइड है। जैसे मैं लाइब्रेरी मैंने भी ज्वाइन किया 5 दिन के लिए, बस 5 दिन गई, उसमें ऐसा था कि मैं एक स्पेसिफिक रूम में पढ़ी हूँ जहाँ पे कोई नहीं आता था। जब मैं पढ़ रही हूँ तो ना मम्मी आती थी ना दादा कॉल कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, तो मैं अकेले पढ़ी हूँ जहाँ पे ना कोई आता है ना जाता है, तो मैं वैसे माहौल में पढ़ी। तो मैं लाइब्रेरी जब ज्वाइन की थी तो लोग आते थे जाते थे, लाइट कटता था, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम आती थी, डिस्ट्रैक्शन होता होगा। हाँ, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे मतलब जिस माहौल से मैं पढ़ी हूँ ऐसा नहीं था। तो बहुत बच्चे होते जो लाइब्रेरी में ही बहुत कंफर्ट करते, तब वो उनके मतलब सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वो अपना दे सकते हैं 100। यानी जैसे कि बात करें, आप पहले ऑफलाइन भी गई, पहले ऑफलाइन भी देख लिए सब कुछ, वहां से फिर छोड़ के ऑनलाइन आए। लाइब्रेरी में भी सेम चीज है कि आप लाइब्रेरी गए, पहले सारा चीज एक्सपीरियंस करके तब आपको जो सेटिस्फाइड, जहां से आपको लगा कि ये अच्छा है, वो आप चूज किए। ये चीज बोल ही रही हूँ आप लोग को, बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने भी ये चीज बोला था कि सर आप लोग की देन है, और आप लोग ये चीज हमेशा, जैसे कि बच्चे कभी कभी उनको यकीन नहीं होता कि वो टॉपर बन सकते हैं, लेकिन आप लोग क्लास में बोलते रहते थे कि आप बन सकते हैं। आगे क्या करना चाहते हैं? टीचर बनना? टीचर एक ऐसा पेशा है जो नॉर्मली लोग चूज नहीं करते हैं। टीचर बहुत बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो टीचर चूज करते हैं, नहीं तो सब लोग आईएएस आईपीएस यही सब बनना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा जगह है ना कि इस जगह से मतलब हम लोग यहीं रह जाएंगे, और बच्चे लोग आगे निकलते जाते हैं, लेकिन हम लोग जो जो पोजीशन पे रहेंगे, टीचर है, हम बस यहीं पे रहेंगे। अभी देखिए प्रिया कितने संतुलित तरीके से बताएं कि मुझे शिक्षक बनना है। क्यों शिक्षक बनना है प्रिया? सर इसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरीके से अभी सोसाइटी चल रही है उसमें बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। और दूसरी चीज मेरा ये मानना है कि एक टीचर जो होता है देश का भविष्य बनाता है। कहते हैं लोग कि मतलब सभी जितने भी जॉब है, जितनी भी चीजें हैं वो अपने में सम्माननीय है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा पेशा है जिसके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह देश के भविष्य को बनाते हैं, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे के भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। तो मेरा सोच ये है कि अगर मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो टीचर वुड बी बेस्ट जॉब फॉर मी। प्रिया जो है पूरे सिवान में पहला स्थान प्राप्त की, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। अरे हमारे पोती तो नाम कर दिली अब का। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन कैसा लग रहा था? बहुत, हम तो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? रो रहे थे, खुशी के रो रही था कि हमारी पोती जो है इतना नाम रोशन के जिला में आई है, और सारे लोग हमको जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग करे आपकी पोती तो 1 नंबर स्थान जिले में आया है। हमें हाँ बाबू ऐसा ही तो बात है, मेहनत करती थी, हमें मेहनत तो करते रही है, बहुत बढ़िया से मेहनत करते रही है, हमारा कुछ अथी ना करे पड़ता रहा। हम पढ़ल लिखल आदमी हुई, इनका पीछे रहता नहीं है कि पढ़त रही कि ना, लेकिन पढ़त रही है। हम सुनत नहीं कि हमारे नातिन मजाक नहीं करत, पढ़त है असल में। ये के फल आज हमारा मिलता, और वो लोग आयल बनी सुन के हमरा देख के बहुत खुशी बा। फिर वो लोग हमारे द्वार पर, पटना से आयल बनी हमारा द्वार पर, है इनकरे एथी से आयल बनी, एगो शिक्षक होके आयल बनी इनकरा से बात करे खातिर। भाई जी भाई इहो यही बात से राउर क्लास स्कूल चले, अच्छा बने, एक और उनके विकास होके आ लड़का भी विकास करो। जैसे अभी जो है इतना अच्छा अंक लाई हैं,
हम लोग के बारे में पहले कभी जिक्र करते थे एजुकेशन के बारे हाँ, में? बोल रही थी कि हम एजुकेशन बहुत, हमको क्या मालूम है पटना में ऑनलाइन हाँ। क्या करती है क्या नहीं है। बहुत सारे मीडिया वाले लोग आए होंगे। हाँ बहुत, अरे हम जानते नहीं कि 4 आदमी तोरा बोलत बोलत मैंने हैरान कर दिल रहे लोग। इहो बात करत रहली, पूछत रहली, हमरो से पूछत रहली, हम तो रोत रहनी कि भाई ऐसन तो हम कबो हमरा लगे हमारे यही जात के लगे ई के आई ऐसन मैंने गैर भैंस गोरू चरावे वाला खेती बाड़ी करे वाला के लगे एगो लड़की मीडिया के बोला दलस कम बात बा। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बच्ची मेहनत की है और मेहनत के दम पे हम लोग को बुलाई। मेहनती के बल पर मान ले कि हम ये कुल लंठ जात हो बहुत कम पढ़ेला, बरियारी पटना धो ले उ अलग के चीज बा, लेकिन पढ़ल लिखल आदमी नु पटना में मुख्यमंत्री बने तब नु, बरियारी मुख्यमंत्री ना केहू बनला। लेकिन अगर वही के जुग बा, पढ़ियन लिखियन अच्छा बनियन, लोग के अच्छा बनियन, अपना समाज के अच्छा बनियन, अपना परिवार के अच्छा बनियन, अच्छा रही। हमनी के पढ़ाई लिखाई जरूरी बा, हमनी के लाठी चलाला से कोनो काम ना करी, लाठी जब करी तो कलम काम करी। तो प्रिया, बस हम आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि आप अच्छा करिए और आगे जो भी आप परीक्षा दीजिए, आप अपना आगे जिस भी एग्जाम में बैठिए आप बहुत बेहतरीन करिए। हर एग्जाम में आप ऐसे ही सफलता प्राप्त करिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।